हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। तो हम कर रहे थे क्लास 7th की साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट मैंने आपको करा दिया है, जो था पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो है प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है। जिसने भी चैप्टर नंबर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है वो जाके चैप्टर नंबर फर्स्ट की पहले वीडियो देखिए, या फिर मैं उसका लिंक यहाँ पे दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चैप्टर नंबर फर्स्ट की वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आए और उस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी आपके एकदम से अच्छे से आपको लर्न हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ ही चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है, प्राणी किस किस तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं, और प्राणियों में जो भोजन है वो लेते हैं, जैसे प्राणी भोजन ग्रहण करते हैं उसके बाद वो भोजन कहाँ जाता है, कैसे उसका पाचन होता है, किस प्रकार से होता है, और विभिन्न प्राणियों में किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, तो पाचन की कितनी विधि है, तो वो सारी चीज़ हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्राणियों में पोषण। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना सकते हैं, लेकिन जो प्राणी होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। जो प्राणी होते हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं, और जो कुछ प्राणी होती है तो सीधे ही पौधों को खा लेते हैं, या फिर वो अन्य जंतु से अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। याद रखिए कि मानव से सभी जीवन वृद्धि एवं गतिशील एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए खुद को किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषक में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि खाद्य कितने संघटक होते हैं। देखो, जो यहाँ पे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ जटिल संघटक है, कुछ जटिल पदार्थ है जो, अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है कि जटिल पदार्थ है। जो कार्बोहाइड्रेट हमारा किससे बना है, कार्बोहाइड्रेट हमारा बना है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना है। तो ये एकदम से जटिल पदार्थ है, तो इसका डायरेक्ट उपयोग कुछ जीव है वो नहीं कर पाते, तो इसको सरल पदार्थों में हम तोड़ देंगे तो उसके बाद इसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है डायग्राम में, यहाँ पे जटिल पदार्थ दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे जटिल पदार्थ यहाँ पे दे रखा है, तो जटिल पदार्थ को किसमें तोड़ दिया, जटिल पदार्थ को तोड़ दिया इसने तोड़ा सरल पदार्थ में। कि मान लीजिए कि छोटी सी चेन है, या फिर आप लगा लीजिए कि सपोज कीजिए कि मिश्री है, मिश्री का बड़ा सा डला है, उसको छोटे छोटे मिश्री के दानों में तोड़ दिया। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे देखने के बाद हमें पता चलता है कि खाद्य अंतर्ग्रहण की कितनी विधियाँ हैं। उससे पहले देखते हैं कि जो हमारे जटिल पदार्थ है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटने की विधि क्या कहलाती है। जटिल खाद्य पदार्थ है वो टूट जाएगा सरल खाद्य पदार्थों में, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे परिवर्तन होना या फिर विखंडन होना। तो इस प्रक्रम को हम कहने वाले, इस प्रक्रम को हम कहेंगे पाचन। इस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम पाचन। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पाचन। खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि कितनी होती है, खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि को लेकर चलते हैं। तो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। देखो, जितनी बर्ड है, जितने जीव हैं वो अलग अलग टाइप से क्या लेंगे, भोजन लेंगे। जैसे कि मधुमक्खी है और जैसे हमिंग बर्ड है, जिसको मरोड़ पक्षी कहते हैं, क्या करेंगे, पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं अन्य कुछ जंतुओं में शिशु है वो माँ का दूध पीती है। और तो इस प्रकार से कुछ जो जीव होते हैं उनका भोजन ग्रहण करने की विधि क्या होती है, उनकी भोजन ग्रहण करने की विधि अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ये तालिका दे रखी है, यहाँ पे इसको फिल करने के लिए दे रखी है किस प्रकार से पोषण होता है। अब देखो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ने को मिलेगा वो है मानव में पाचन। मानव में किस प्रकार से पाचन होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मानव है वो मुख से भोजन ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करने के बाद उसका जो स्टार्च का पाचन होता है वो मुख में होता है। जैसे स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, मुख में होता है। तो फिर मुख में पाचन होने के बाद क्या होता है, वो भोजन है वो जो हमारी जो ग्रास नलिका होती है वहाँ, या फिर ग्रसिका होती है, वहाँ से भोजन होता हुआ अमाशय में जाता है। फिर अमाशय से कहाँ जाएगा, तो वो यहाँ पे जैसा कि डायग्राम दिया हुआ, थोड़ा सा यहाँ से समझेंगे। थोड़ा सा ऊपर करते हैं बैक। देखो, ये है हमारा, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये पूरा पाचन विधि देख बनाया यहाँ से कैसे होता है पाचन। तो पाचन में क्या होगा, जैसे कि मुख होगी इकाई, यहाँ से हमने भोजन खाया, यहाँ से हमने भोजन को ग्रहण किया। भोजन को ग्रहण करने के बाद भोजन का जो स्टार्च का पाचन था वो जो बकल कैविटी जो हमारा मुख हुआ है, यहाँ पे हमारा किसका जो स्टार्च का पाचन यहाँ पे हो जाता है। फिर भोजन आता है यहाँ पे ग्रास नली में, इसोफेगस में। तो यहाँ से आता है, और यहाँ पे जो ये अमाशय हमारा दिख रहा है
माशा हमारा है, तो यहाँ पे आगे भोजन आ जाता है माशे के बाद। और अमाशय से जैसे भोजन यहाँ से छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो यहाँ पे छोटी आंत में हमने देखा छोटी आंत में हमने देखा छोटी आंत में क्या है, छोटी आंत में ये साथ साथ हमारा जो पित्ताशय है, यकृत है, ये है यहाँ पे। ठीक है, तो पित्ताशय से जो भी पाचक रस निकलते हैं वो सारे इस भोजन में ऐड हो जाते हैं साथ साथ। और ये जो भोजन है हमारा आ जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जैसे अब दिख रही है आपको, ये छोटी छोटी जो ऐसे दिख रही है, ये 7.5 मीटर लंबी होती है। उसको छोटी आंत बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी होती है, बिल्कुल जो साइज में ये बिल्कुल पतली सी होती है, इसलिए इसको छोटी आंत बोला जाता है। उसके बाद ये पैनक्रिया है, इसको अग्नाशय बोलते हैं। यहाँ से पाचक रस एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को, जो जटिल भोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद जो भोजन हमारा आता है इस बड़ी वाली आंत में, बड़ी वाली आंत में आता है भोजन हमारा। तो बड़ी आंत में जो भोजन आता है तब क्या होगा, इसमें आ गया भोजन हमारा बड़ी आंत में। उसके बाद आके इस भोजन में हमारा जो होते हैं, बड़ी आंत में होता है हमारा जो जल का और खनिजों का अवशोषण होता है जो बच जाता है। बाकी छोटी आंत में जितने भी हमारा भोजन में जितने भी हमारा भोजन में जरूरी पोषक तत्व होते हैं सारे जो हमारी छोटी आंत थी वहाँ तक आके जो हमारी नलिकाएं होती हैं, जो हमारी वाहिकाएं होती है, रक्त की वाहिकाएं होती हैं, उनके द्वारा ले लिए जाते हैं। फिर यहाँ पे जो हमारी बड़ी आंत है, यहाँ पे सिर्फ किसका पाचन हो रहा है, मतलब किसका अवशोषण हो रहा है, यहाँ पे खनिज और लवण बोल सकते हैं आप। उसके बाद हमारा जो भोजन आता है ये मलाशय में आ जाता है। मलाशय के बाद जो गुदा से हमारा निष्कासित हो जाता है, यहाँ से जो शरीर से हमारा बाहर चला जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए अब भोजन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से काम करते हुए देखेंगे। सबसे पहले हमारा भोजन कहाँ गया, सबसे पहले हमारा भोजन जाता है मुख गुहिका में, उसके बाद जाएगा ग्रास नली में, उसके बाद जाएगा आमाशय में, फिर शुद्धांत्र में, शुद्धांत्र में से होता है छोटी आंत, फिर बृहदांत्र में बड़ी आंत में जो मलाशय से जुड़ी होती है, फिर मलद्वार, फिर अथवा गुदा। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, इस सबको मिलकर बोलते हैं हमारी क्या है, आहार नली। क्या बोलते हैं, सबको मिलकर बोलेंगे आहार नली बोलेंगे। तो अभी आगे देखते हैं आहार नली भोजन में विभिन्न भागों से गुजर गया। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया लाला ग्रंथि होती है। ओके, अमाशय के आंतरिक भेदी शुद्धांत आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथि जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती रहती है, जैसा कि आपको मैंने बताया था। ये पाचक रस है, इनका क्या काम होता है, जो पाचक रस होते हैं वो क्या करेंगे, जो भोजन है उसको, जटिल भोजन को सरल रूप में तोड़ देंगे। और आहार नाल में जितनी भी ग्रंथियाँ मिली हुई हैं ये सब पाचक तंत्र का निर्माण करते हैं और इनसे मिलकर ही हमारा पाचन तंत्र वो यहाँ पे बनता है। तो ये हमने कर लिया था, ये अग्नाशय की है। तो अब बात करते हैं मुख गुहिका की। अब मुख और मुख गुहिका, अब क्या होता है ये सारी चीज़ें, जो माउथ होता है, जो बकल कैविटी होती है। अब देखो जो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है हमने भोजन ग्रहण किया मुख से, आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाई, उसे कहेंगे हम अंतर्ग्रहण, यहाँ पे हम कहने वाले हैं। उसके बाद एक चलते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे देखो, हमने भोजन को चबाया दांतों से और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लिया। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज दी हुई है, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, ये दिया हुआ है हमारा, ये क्रियाकलाप दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत होते हैं कुल मिला के हमारे कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन से, कृतंक, रत्नक और अग्रचवर्णक और चवर्णक। जो आगे के जो 4 दांत होते हैं, आगे वाले 4 दांत हैं, जो आगे के हमारे 4 दांत हैं। ओके वेट, ये जो 4 दांत हैं, ये 4 दांत कौन से होते हैं, कृतंक, जो भोजन को काटने का काम करेंगे। और जो ये रत्नक होते हैं एक इधर से, तो रत्न क्या करेंगे, भोजन को फाड़ने का काम करेंगे। और जो छोटे छोटे दांत दिख रहे हैं ये अग्रचवर्णक, ये छोटे छोटे जो क्या करेंगे, भोजन को हमारे चबा रहे हैं। इसके बाद है चवर्णक, जो चवर्णक क्या करेंगे, एकदम भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस स्रावित करती रहती है। देखो ये हमारा कह रहा है कि हमारे जो मुख में है वो लार ग्रंथियाँ होती हैं। हमारे मुख में 3 जुटे लार ग्रंथियाँ होती हैं। एक तो हमारी टंग के नीचे होती है, दूसरा हमारी यहाँ पे जो हमारी कान के पास होती है यहाँ पे, और एक यहाँ पे होती है। कई बार आपको मतलब कि कन्फेड निकल जाती है, तो वो क्या होता है, उन जो हमारी ग्रंथि होती है, स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो वहाँ से हमारा क्या होता है, वहाँ से हमारी लार निकलती रहती है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर मतलब कि एक दिन में कुल मिलाकर 4 से 5 लीटर जो हमारी लार है वो यहाँ पे स्रावित होती रहती हैं। तो अब देखते हैं नीचे। अब देखिए जैसे कि दांतों के प्रकार किए, तो यहाँ पे उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारी प्रोसेस क्या होती है। नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए
हमने यहाँ पे कुछ परीक्षण किया हुआ है, मंडका नहीं है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं जो जीभ है, जीभ में किस प्रकार से स्वाद का अनुमान लगाते हैं। हमने कुछ भी खाना खाया तो हमें कैसे स्वाद पता चला, क्योंकि जो हमारी जो जीभ होती है वहाँ पे क्या होती है, हमारी जीभ में होती है टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएँ होती हैं। तो यहाँ ये किसी भोजन का स्वाद हमें बताती हैं। बाकी अलग अलग टेस्ट यहाँ पे इसमें मेंशन किए हुए हैं। अब चलते हैं नीचे। अब देखो, अब देखते हैं आगे आगे क्या हुआ है। आपको पता है कि जिससे जीभ होती है वो हमारे भोजन को निगलने में सहायता करती है, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए ये है हमारा क्या, ये हमारा अमाशय है। अमाशय कैसा होता है, तो अमाशय हमारा जे के आकार का होता है, जैसे कि आप देख रही हैं। तो जैसे भोजन मुख से बकल कैविटी से आने के बाद, मुख गुहा से आने के बाद भोजन कहाँ आता है, सीधा अमाशय में आता है। और अमाशय में जैसे ही भोजन आता है तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो HCl है वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है। HCl रिलीज होने का मतलब क्या है कि HCl जैसे ही रिलीज होगा तो एक्टिव कर देगा किसको, हमारे जो पाचन तंत्र उसको ये एक्टिव कर देता है HCl। और बाद में जो हमारा ये स्टमक होता है ये रिलीज करता है म्यूकस। और म्यूकस का क्या करता है, म्यूकस करता है जो HCl रिलीज है उसको शांत कर देता है, जिससे हमें जलन नहीं होती, जिससे हमारी जो पेट की स्किन है वो जलती नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो उसके बाद जो ये भोजन है हमारा, इस अमाशय के बाद कहाँ जाएगा, देखो अमाशय से ऐसे कनेक्ट होती है हमारी छोटी आंत, यहाँ से हमारी कनेक्ट होती है छोटी आंत, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होती है। तो उसके बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में, और साथ में हमारा यहाँ पे होते हैं पेनक्रिया। तो पेनक्रिया में से जो हमारे जो हमारी स्लेवरी ग्लैंड्स होती है, पेनक्रिया में कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ पाचक रस होते हैं, वो सारे किसे मिक्स हो जाते हैं, हमारे सारे रस भोजन में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अमाशय जैसे हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। अमाशय हमारा कहाँ खुला था, अमाशय हमारा खुला था शुद्रांत में। तो शुद्रांत में जैसे खुलता था, मैंने आपको बताया था जो शुद्रांत की जो लंबाई होती है वो लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। देखो शुद्रांत की लंबाई 7.5 मीटर लंबी होती है। और अत्यधिक कुंडलित नली है, मीन्स कि वो ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे होती हैं। तो इस तरीके से वो मतलब एक लंबी ज़्यादा है, लेकिन एक बहुत कम जगह में वो एडजस्ट हुई है। ठीक है, तो अब जैसे कि बताया कि इसके अंदर जितने भी पाचक रस है वो मिलके ये आ जाती है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। अब देखिए ये जो ये नली है इसके अंदर क्या चीज़ होती है वो हम आपको समझाते थोड़ा सा। तो इसको मैं कर देती हूँ कट। जो हमारी मान लीजिए जो हमारी छोटी आंत है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, मतलब उंगली के आकार की संरचनाएं होती हैं। और ये जो संरचनाएं हैं यहाँ से हमारी जुड़ी होती हैं, जो हमारी धमनियाँ होती हैं, जो सिराएं होती हैं, जो खून की नली होती हैं, जो हमारे शरीर में आपको ये नलियाँ दिख रही होगी, नलियाँ बोल सकते, सिराएं बोल सकते, धमनियाँ बोल सकते हो, ब्लड वेसल्स बोल सकते हो, सिराएं बोल सकते हो। ये सारी की सारी इससे अटैच है, किससे अटैच है, छोटी आंत में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो उंगली के आकार की संरचना है, इनसे अटैच है। तो यहाँ से क्या होगा, इस छोटी आंत में जो भोजन है हमारा उसका ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण होगा। यहाँ पे भोजन में जितने जितने भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक चीज़ें यहाँ पे, तो उन सब का अवशोषण कहाँ पे होता है, उन सब का अवशोषण हो जाएगा हमारा छोटी आंत में। तो इधर भी ऐसे ही लगी होती हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। और देखो इनकी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनसे क्या कुछ हो रहा है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या होता है कि जो एरिया है हमारा अवशोषण का, जो एरिया होता है वो इस तरीके से बढ़ जाता है। और यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया क्या कनेक्ट है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा अवशोषण है वो जल्दी हो जाता है। तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है इनका, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो ये उंगली के आकार की संरचनाएं हैं यहाँ पे, तो इनका ये काम हो जाता है। अब देखते हैं आगे आगे क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए शुद्रांतर मैंने वो करा दिया। तो उसके बाद जैसे शुद्रांतर के बाद यहाँ पे एक चीज़ और रह गई इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ क्या इंपॉर्टेंट रह गया। देखिए अब थोड़ा सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको थोड़ा कराना चाहती हूँ। अब देखिए ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, आपको एक क्वेश्चन पूछी जाती है। देखिए जो हमारा वसा है, यस, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में परिवर्तित हो रही है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा टूट के ग्लूकोज में परिवर्तित हो रहा है। और जो वसा है हमारा वो वसा अम्ल में हो रहा है। और जो हमारा जो ग्लिसरॉल होता है, देखिए हमारा ग्लिसरॉल है वो प्रोटीन में,
और एमिनोमल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, ये आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना ये। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत फिर किससे कनेक्टेड है? छोटी आंत फिर कनेक्टेड है बड़ी आंत से। छोटी आंत हमारी कनेक्टेड है बड़ी आंत से। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से छोटी आंत में अवशोषण होता है। तो अब देखिए बड़ी आंत की बात करते तो बड़ी आंत में किसका अवशोषण होगा? बड़ी आंत में हमारा अवशोषण होगा जो बचा कुचा पानी है, खनिज है, लवण है, वो सारी चीज़ों का अवशोषण किस में हो जाता है? वो हो जाता है हमारा बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में आपने देखा होगा बड़ी आंत कुछ ऐसे ऐसे करके होती है। और ऐसे करके ये मलाशय होता है, ये चीज़ मलाशय हो जाती है और ये होती है हमारी गुदा। तो यहाँ से जो भी है हमारा, यहाँ से जो फूड है जो हमारे शरीर में पचा नहीं है, वो सारा यहाँ पे, जिस भोजन का पाचन नहीं है वो सारे यहाँ से निष्कासित हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। देखिए जैसे बड़ी आंत मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद भोजन हमारा कहाँ चला जाता है? भोजन चला जाएगा हमारा, भोजन हमारा जो बिना पचा हुआ भोजन था वो सारा हमारा बाहर आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम देखेंगे जो हमारी घास खाने वाले जंतु होते हैं उनमें पाचन किस प्रकार से होता है। देखिए हमने देखा होगा कि हमने अक्सर गाय भैंसों को देखा है कि वो एकदम से जुगाली करती रहती हैं। तो गाय भैंस क्या करते हैं, जो एकदम से जो खाना आता है उसको एकदम से स्टोर करके अपना माशे में स्टोर कर लेती हैं। और स्टोर करने के बाद जहाँ पे, पहले तो ये याद रखना, जहाँ पे ये स्टोर होता है उसको बोलेंगे रूमेन। रूमेन मीन्स क्या होता है? जो पहला आमाशय होता है किसका होता है? जो गाय भैंस होते हैं। और इसी रूमेन के कारण ही इन्हें बोलते हैं हम रूमिनेंट जानवर, रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं इनको। तो रूमेन इसका प्रथम अग्नाशय होता है और रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। और रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे क्या कहते हैं? जुगाल कहते हैं। हमने कहा जैसे ये भी जो हमारे जीव होते हैं, जो गाय भैंसें होती है, बस जुगाली करती रहती हैं। तो यहाँ से क्या करती है? वो भोजन को लेके आती है, उसके बाद उस भोजन को चबा चबा के खाती रहती हैं। तो इस प्रक्रम को हम कहेंगे रोमंथन। इस प्रक्रम को क्या करेंगे? इस प्रक्रम को हम कहेंगे रोमंथन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रोमंथन कहेंगे, और ऐसे जंतु को क्या कहेंगे? रूमिनेंट कहेंगे या फिर रोमिनंथी कहेंगे। हम घास में क्या होता है? घास में होता है सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो किसी भी रूमिनेंट अथवा जो रोमंथी पशु है उनमें सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। और बहुत से जंतु होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो और इंसेक्ट होते हैं, जो एक कोश के जीव होते हैं, उनमें भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे कि अमीबा है, अमीबा में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है? देखो जो हम हैं, हम बहुकोश के जीव हैं, और अमीबा क्या है? अमीबा है एक कोश के जीव। तो अमीबा में किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है? अमीबा किस प्रकार अपनी एक कोशिका से भोजन ग्रहण करता है, सारे फंक्शंस किस प्रकार से करता है? देखो जो अमीबा है, अमीबा में ये साइड में दिख रही होगी ना आपको, ये इस तरीके से ये प्रोजेक्शन होती है फिंगर लाइक, ये पादाप जिसको बोला गया हिंदी में। तो उनको विकसित करता है। जैसे ये भोजन यहाँ पे आएगा, भोजन यहाँ पे आया तो इसने इसको महसूस हुआ, तो ये क्या करेगा? इनकी ये जो है इसके पादाप है, इनको थोड़ा सा बढ़ा लेगा, और इसके अंदर से कुछ पाचक रस होते हैं, वो स्रावित होते हैं, और ये भोजन एकदम से अंदर चला जाता है और ये जाकर डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा में क्या होता है? इस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा, लेसन। तो अच्छे से समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।